नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष समाचार बुलेटिन में। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ हैं बीना सिंह। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगरतला में चुनावी रैली को किया संबोधित। वाम कांग्रेस गठबंधन को घेरते हुए पीएम मोदी ने कहा, भाजपा सरकार ने त्रिपुरा में सुनिश्चित किया है कानून का शासन। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए अन्य सियासी दलों ने भी झोंकी ताकत। 16 फरवरी को होगा मतदान। बेंगलुरु में प्रधानमंत्री ने किया एरो इंडिया शो का उद्घाटन। वायुसेना की ताकत और स्वदेशी लड़ाकू विमानों के शानदार प्रदर्शन पर जताया गर्व। कहा, फाइटर पायलट की तरह आगे बढ़ रहा है अमृतकाल का भारत। बजट सत्र के पहले चरण का आखिरी दिन विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही 13 मार्च तक स्थगित। लोकसभा में चल रहा है सामान्य कामकाज। G20 के डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक लखनऊ में जारी। वहीं इंदौर में कृषि से जुड़े अहम विषयों पर हो रही है चर्चा। सुप्रीम कोर्ट को मिले 2 और नए न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश ने दिलाई जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार को शपथ। सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की संख्या हुई पूरी। धर्मशाला की बजाय इंदौर में होगा 1 से 5 मार्च तक भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा टेस्ट मैच। हिमाचल में खराब मौसम के कारण बीसीसीआई ने लिया फैसला। अब विस्तार से समाचार। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। सभी दलों ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है। प्रधानमंत्री मोदी भी आज अगरतला में भाजपा के लिए चुनाव प्रचार करने पहुंचे। पीएम मोदी का वहां लोगों ने जोरदार स्वागत किया। पीएम ने लोगों का अभिवादन किया। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने लेफ्ट के शासनकाल की खराब कानून व्यवस्था का जिक्र किया और कहा कि भाजपा सरकार ने त्रिपुरा में कानून का शासन सुनिश्चित किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन को घेरते हुए कहा कि त्रिपुरा के मतदाताओं को बेहतर भविष्य के लिए एकजुट रहना होगा। उन्होंने मतदाताओं से लेफ्ट कांग्रेस की बातों में न आने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में 14वें एरो इंडिया का शुभारंभ किया। यलहंका के वायुसेना केंद्र में आयोजित ये भव्य एरो इंडिया 2023 एशिया का सबसे बड़ा एरो शो है। इस आयोजन में एमएसएमई और स्टार्टअप सहित 809 रक्षा कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। शुभारंभ समारोह में कई देशों के रक्षा मंत्री, वायुसेना प्रमुख, रक्षा अधिकारी और गणमान्य हस्तियां मौजूद थीं। पीएम मोदी ने इस अवसर पर फ्लाई पास्ट का अवलोकन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के मार्ग पर आगे बढ़ रहे देश की क्षमता को दिखाने एरो इंडिया 2023 इस क्रम का अब तक का सबसे बड़ा एरो शो है। इसमें लगभग 100 देश हिस्सा ले रहे हैं। एरो इंडिया 2023 का आयोजन लगभग 35,000 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल वाले समारोह स्थल पर हो रहा है। ये समारोह 5 दिन चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एरो इंडिया 2023 के शुभारंभ समारोह के अवसर पर आयोजित विशाल हवाई प्रदर्शन का भी अवलोकन किया। आकाश में भारत की क्षमता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे देश की ताकत को दर्शाने वाले इस प्रदर्शन से दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए।
एरो इंडिया 2023 के शुभारंभ के अवसर पर अपने संबोधन में पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र में देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि एरो इंडिया 2023 भारत के बढ़ते हुए सामर्थ्य का उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने एरो इंडिया 2023 में विश्व भर के देशों की बड़े पैमाने पर भागीदारी को सराहा। उन्होंने कहा कि आज ये देश भारत को रक्षा बाजार नहीं बल्कि रक्षा साझीदार के तौर पर देख रहे हैं। पीएम मोदी ने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया की सफलता का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का नया भारत कमर कस चुका है और नया भारत अब ना कोई मौका खोएगा और ना ही अपनी मेहनत में कोई कसर छोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने देश में बीते 8-9 साल में रक्षा क्षेत्र में होने वाले कायाकल्प का उल्लेख करते हुए कहा कि देश कभी रक्षा आयात पर निर्भर हुआ करता था, लेकिन अब रक्षा निर्यात में तेजी से आगे बढ़ रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में जबरदस्त संभावनाओं को देखते हुए निजी क्षेत्र को इसमें निवेश करना चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि देश के रक्षा क्षेत्र ने बीते कुछ वर्षों में तेजी से विकास किया है। उन्होंने एरो इंडिया 2023 को इस क्रम में एक स्तंभ बताया। प्रधानमंत्री मोदी ने एरो इंडिया 2023 के शुभारंभ के बाद इंडिया पवेलियन का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कर्नाटक के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने शुभारंभ के बाद इंडिया पवेलियन का निरीक्षण किया। और अब आपको सीधे ले चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिपुरा में एक रोड शो किया। ये प्रधानमंत्री के रोड शो के दृश्य। आप देख रहे थे सीधा प्रसारण त्रिपुरा से। कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने वहां पर रोड शो किया।
त्रिपुरा में प्रधानमंत्री ने रोड शो किया। ये दृश्य आप देख रहे थे। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एरो इंडिया 2023 में लगे कर्नाटक मंडप का अवलोकन किया। ये पवेलियन एरो इंडिया 2023 के प्रतिभागियों को राज्य में उपलब्ध अवसरों के बारे में जानकारी देने के लिए है। पीएम ने कर्नाटक मंडप में प्रदर्शित उत्पादों के बारे में जानकारी ली। मजबूत रक्षा निर्माण इकोसिस्टम की वजह से कर्नाटक में बहुत संभावनाएं हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में भारतीय टीम के कई पूर्व खिलाड़ियों और अन्य गणमान्य लोगों से मुलाकात की। इस दौरान भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी रहे जवागल श्रीनाथ, अनिल कुंबले और वेंकटेश प्रसाद मौजूद रहे। पीएम से मुलाकात के बाद वेंकटेश प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत में खेल के बुनियादी ढांचे, ओलंपिक और खेल संस्कृति सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। जवागल श्रीनाथ ने कहा कि पीएम के साथ चर्चा में पाठ्यक्रम में शिक्षा को विषय के रूप में शामिल करने की बात उठी, जिसे पीएम ने बेहद सकारात्मक ढंग से लिया। दिग्गज खिलाड़ी अनिल कुंबले ने पीएम से मुलाकात के बाद कहा कि प्रधानमंत्री ने वन्य जीवों से प्रेम को सराहा। उन्होंने कहा कि पीएम हमेशा से वन्यजीव संरक्षण को बढ़ावा देते आए हैं। कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री श्रद्धा जैन ने भी पीएम से मुलाकात की थी। वे पीएम से मुलाकात के बाद अभिभूत नजर आए। कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार ऋषभ शेट्टी ने पीएम से मुलाकात के बाद कहा कि उन्होंने दक्षिण भारतीय फिल्मों के कंटेंट को बेहद सराहा। केजीएफ फेम स्टार यश ने कहा कि पीएम ने बेहद गंभीरता से हमारी बातों को सुना। कन्नड़ सिनेमा के जाने-माने फिल्म निर्माता विजय किरगंडूर ने कहा कि पीएम मोदी के साथ दक्षिण भारतीय सिनेमा पर बेहद रचनात्मक मुलाकात हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बेंगलुरु में एरो इंडिया 2023 के सीईओ राउंड टेबल कॉन्क्लेव को उन्होंने संबोधित किया और कहा, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ये एक रोमांचक भविष्य की ओर अग्रसर है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले 5 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। राज्यसभा की कार्रवाई 13 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई। बजट सत्र का दूसरा भाग 13 मार्च से शुरू होगा। इससे पहले सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के आपत्तिजनक अंश निकाले जाने के बाद विपक्षी सदस्यों के हंगामे के बाद राज्यसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। इस दौरान राज्यसभा में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया और सदन की कार्यवाही को प्रभावित किया। राज्यसभा सभापति को विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भी संयम बरतने के लिए कहना पड़ा। सभापति जगदीप धनखड़ ने खड़गे से कहा, विपक्ष के नेता के रूप में बहुत सारे शब्दों में संकेत दिया है कि अध्यक्ष दबाव में काम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति ने खड़गे से कहा कि उनके कुछ शब्दों को विलोपित किया गया है। जगदीप धनखड़ ने खड़गे से कहा कि आप सदन के पटल पर बने रहने के अपने अधिकार का हनन कर रहे हैं। हर बार आप कह रहे हैं कि अध्यक्ष दबाव में काम कर रहे हैं। वहीं सदन के वेल में प्रवेश करने पर सांसद राघव चड्ढा, संजय सिंह, इमरान प्रतापगढ़ी, शक्ति सिंह गोहिल, संदीप पाठक और कुमार केतकर सहित अन्य को आसन्न चेतावनी भी दी थी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि बार बार अनुरोध करने के बावजूद विपक्ष ने सदन को चलने नहीं दिया। विपक्षी सदन न चलने देने का फैसला करके ही सदन में आते हैं। उन्होंने कहा कि दुख होता है जब सदस्य बहुत ही गंभीर विषय उठाना चाहें लेकिन उन्हें मौका नहीं मिले।
ये सदस्यों के अधिकारों का भी उल्लंघन है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनकी टिप्पणी के संबंध में दिए गए नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया। लोकसभा सचिवालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर की गई टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को नोटिस भेजा है। कांग्रेस सांसद को ये नोटिस विशेषाधिकार हनन के मामले पर भेजा गया है और उनसे 15 फरवरी तक जवाब तलब किया गया है। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को भाजपा सदस्यों की ओर से दिए गए इस विशेषाधिकार हनन नोटिस पर जवाब देने के लिए कहा है। राहुल गांधी से अपना जवाब लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष रखने को कहा गया है। राहुल गांधी ने लोकसभा में चर्चा में हिस्सा लेते हुए कई ऐसी टिप्पणियां की थी जिससे कार्यवाही से जिन्हें निकाल दिया गया था। भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी की टिप्पणियों को घृणित, निराधार और असंसदीय बताया था। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस लाए जाने पर कहा कि हमारे सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को अनाप शनाप बेबुनियाद आरोप लगाने पर नोटिस दिया है। जो बोल रहे हैं उसे प्रमाणित तो करना पड़ेगा, लेकिन ये प्रमाणित भी नहीं करते हैं। हम सब इस देश के लोगों के प्रति जवाबदेह हैं। इस बार इस नोटिस पर कार्यवाही होगी। आदिवासी उत्पादों को प्रदर्शित करने और कारीगरों को मुख्यधारा से जुड़ने में मदद करने का एक अवसर प्रदान करता है राष्ट्रीय जनजातीय शिल्प एक्सपो यानी आदि महोत्सव। आगामी 16 फरवरी से 27 फरवरी तक दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में इस महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने जानकारी देते हुए बताया कि 16 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नई दिल्ली में इस आदि महोत्सव का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों के परिसीमन को सही ठहराया। शीर्ष अदालत ने प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 के निष्क्रिय होने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पुनर्गठन का मसला उसके पास लंबित है। इस सुनवाई में उसने इस पहलू पर विचार नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने 2 नए जजों को पद की शपथ दिलाई। जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस अरविंद कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के पद की शपथ ली। इन 2 जजों की नियुक्तियों के साथ सुप्रीम कोर्ट में जजों के स्वीकृत सभी 34 पद भर गए हैं। अब से सुप्रीम कोर्ट 34 न्यायाधीशों की पूर्ण क्षमता से काम करेगा। इससे पहले पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट में 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई थी। नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में 11 से 15 फरवरी तक अमृतपेक्स 2023 का आयोजन चल रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के क्रम में आयोजित डाक टिकटों की इस प्रदर्शनी में महिला शक्ति, युवा शक्ति, संस्कृति एवं इतिहास, प्रकृति एवं वन्यजीव संरक्षण की झलक देखने को मिलेगी। सोमवार को अमृतपेक्स में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव अनुराग जैन ने कहा कि आधुनिक तकनीक के बेहतर उपयोग के साथ तैयार ये प्रदर्शनी युवाओं को डाक विभाग के इतिहास और कार्यशैली के बारे में जानकारी देने का उपयुक्त माध्यम बनेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तर प्रदेश के दौरे पर आज वाराणसी पहुंची। वाराणसी के बाबतपुर एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राष्ट्रपति का काफिला काशी के कोतवाल कहे जाने वाले काल भैरव मंदिर पहुंचा। वहां मंदिर में राष्ट्रपति ने बाबा काल भैरव का पूजन अर्चन किया। साथ में उनकी पुत्री और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे।
राष्ट्रपति फिर काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंची और वहां पर बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और वहां भी विधि विधान के साथ पूजन अर्चन किया। इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को काशी विश्वनाथ धाम में घूमने का निमंत्रण दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार करते हुए धाम का भ्रमण किया और देवी अहिल्याबाई और भारत माता की प्रतिमा के समक्ष फोटो भी खिंचवाया और धाम से मां गंगा के दर्शन किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के 10वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने मेधावी छात्रों को डिग्री प्रदान की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने समानता और खास तौर पर महिलाओं को आगे लाने के लिए विश्वविद्यालय के द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। उत्तर प्रदेश में हुए ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 की चर्चा करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस समिट से पूरे प्रदेश में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्होंने कहा कि जिन छात्र छात्राओं को आज यहां से उपाधियां मिली हैं, वे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पूरी तरह से सकारात्मक योगदान दें। उन्होंने आह्वान किया कि टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट के अलावा अच्छे प्रोफेसर और अध्यापक भी होने चाहिए, जो समय समय पर समाज को अपना योगदान दे सकें। जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़मा अख्तर को आज कर्नल रैंक की उपाधि से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय कैडेट कोर दिल्ली निदेशालय के अपर महानिदेशक मेजर जनरल विश्वास राव और ग्रुप कैप्टन वीएस राणा ने उन्हें जामिया में एक रैंक सेरेमनी के दौरान रैंक प्रदान किया। G20 कृषि कार्य समूह की पहली बैठक आज से 15 फरवरी तक देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में हो रही है। 3 दिन की बैठक में G20 देशों से आ रहे प्रतिनिधि कृषि क्षेत्र से जुड़े प्रमुख विषयों पर चर्चा करेंगे। उद्घाटन सत्र में बोलते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पूरे विश्व के लिए खाद्य सुरक्षा बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस्तेमाल से खाद्य सुरक्षा के लक्ष्यों को पाया जा सकता है। फिजी के उप प्रधानमंत्री बिमान चंद्र प्रसाद ने भारत द्वारा आयोजित इंडिया एनर्जी वीक पर अपनी प्रसन्नता जाहिर की और कहा कि आज भारत क्लीन एनर्जी के विषय पर जो योजना बना रहा है, उससे संपूर्ण विश्व के साथ साथ फिजी के लिए बेहतर होगा। फिजी के उप प्रधानमंत्री ने फिजी में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन पर भी अपनी खुशी जताई और कहा कि इससे हिंदी का प्रचार प्रसार वृहद स्तर पर होगा। विदेश सचिव विनय क्वात्रा नेपाल की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर आज राजधानी काठमांडू पहुंच गए हैं। नेपाल के विदेश सचिव भरतराज पौड्याल के निमंत्रण पर क्वात्रा नेपाल पहुंचे हैं। विदेश सचिव क्वात्रा ने अपने नेपाली समकक्ष के साथ सचिव स्तर की बैठक की। दोनों देशों के विदेश सचिवों ने नेपाल और भारत के बीच बहुआयामी साझेदारी के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इस अवसर पर वे कनेक्टिविटी, बिजली, कृषि, स्वास्थ्य और संस्कृति सहित द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न विषयों पर चर्चा में शामिल हुए। विदेश सचिव की जिम्मेदारी संभालने के बाद विनय क्वात्रा की ये पहली नेपाल यात्रा है। ये यात्रा नेबरहुड फर्स्ट नीति के तहत भारत द्वारा नेपाल के साथ अपने संबंधों को दी गई प्राथमिकता के अनुरूप और दोनों देशों के बीच नियमित उच्च स्तरीय बैठकों की परंपरा को ध्यान में रखते हुए हुई है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के 4 मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच अब धर्मशाला के बजाय इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। बीसीसीआई ने इस बात की जानकारी दी। ये टेस्ट मैच 1 से 5 मार्च तक धर्मशाला में खेला जाना था। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।